नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं यहाँ पर उत्तराखंड में एलटी और लेक्चरर के जो हिंदी के पद आते हैं उसकी संपूर्ण तैयारी कराने की पूरी कोशिश करूँगी। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो ये सबसे पहला चैप्टर है, इसी के आधार पर हम इसके मूल को समझ पाएंगे कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो शुरू कहाँ से होती है। तो हिंदी भाषा और उसका विकास ऐसे आप हेडिंग डाल दीजिए। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसा एक अनुमान है। तो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और इन भाषाओं को अलग अलग परिवारों में बांटा गया है। जैसे इनके व्याकरणिक तौर के आधार पर या जो इनकी भौगोलिक परिस्थिति होगी उनके आधार पर इसको अलग अलग भागों में या 12 भागों में इनको बांटा गया है और इसमें से 4 भाषा परिवार भारत में हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और इन भाषाओं को अलग अलग परिवारों में बांटा गया है। भाषाओं को भौगोलिक परिस्थिति, ध्वनि, व्याकरणिक विकास के आधार पर विभाजित किया गया है। विश्व में लगभग 12 भाषा परिवार हैं। दोस्तों, जो भारोपीय भाषा परिवार है या जो हम अभी तक पढ़ रहे थे हिंदी भाषा का परिवार, तो इसमें से जो 4 भाषा परिवार भारत में हैं या भारत में भी बोले जाते हैं और देशों में भी बोले जाते होंगे और भारत में भी बोले जाते हैं, तो भारोपीय भाषा परिवार एक, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, आस्ट्रिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है वो है भारोपीय भाषा परिवार। ये तीनों हमारे सिलेबस में नहीं आते हैं। यूजीसी नेट में द्रविड़ के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है या इनका परसेंटेज थोड़ा बहुत पूछ लिया जाएगा। वैसे जो हम आगे पढ़ेंगे वो है भारोपीय भाषा परिवार। दोस्तों, तो यहाँ से आगे अब हम पढ़ेंगे कि हमारी जो भाषा है वो हिंदी तक कैसे पहुँचे। हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो इसमें क्या है, पहले हमने पढ़ लिया है भारोपीय भाषा परिवार। अब भारोपीय भाषा परिवार की ही एक और शाखा है भारतीय आर्य भाषा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है भारोपीय भाषा परिवार, जो हमने उसके 4 भाग पढ़े थे उसमें से पहला है भारोपीय भाषा परिवार। इसी को हमने पढ़ना है, बाकी तीनों को नहीं पढ़ना है। तो जो भारोपीय भाषा परिवार है यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है। यह भारत और यूरोप की भाषाओं का मिश्रण है। इसी परिवार की एक शाखा है भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा, जैसे कि हम जानते हैं भारतीय आर्य भाषा को संस्कृत भी कहते हैं और हमें पता है हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत है। तो यानी इसी तरीके से क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते हमारी भाषा हिंदी तक पहुंची है। लेकिन इसका जो विकास क्रम क्या है, किस तरीके से इसका जो विकास हुआ है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे मन में एक भूमिका बनी रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अपनी भाषा के मूल को समझ सकें ताकि आगे के चैप्टर भी हमें आसानी से समझ आ सकें। आप इसको नोट्स बनाते रहिए ताकि आगे जब आप पढ़ें तो आपको पढ़ने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। भारतीय आर्य भाषा यानी जो अभी हम पढ़ रहे थे, भारोपीय भाषा परिवार की एक शाखा भारतीय आर्य भाषा। इसी के 3 भाग हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। ये इसके उपविभाग हैं। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसकी जो समय सीमा है वो है 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा जो है उसकी समय सीमा है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है 1000 ईस्वी से अब तक। तो जो हम अपना हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, आदिकाल जहाँ से हम पढ़ते हैं वो कहाँ से होता है, आधुनिक आर्य भाषा से। तो पहले हम थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ा इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसके भेद, मध्यकालीन आर्य भाषा इसके भेद और आधुनिक आर्य भाषा इसके भेद। तो पहले हम देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। जो पहला इसका उपविभाग था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसके भी 2 भाग हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की जो समय सीमा है वो है 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व और जो लौकिक संस्कृत है इसकी समय सीमा है 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। वैदिक संस्कृत में क्या था, इसमें वेद लिखे गए, संहिताएं लिखी गई। संहिताएं किसे कहते हैं, जैसे रामायण महाभारत, तो ये वैदिक संस्कृत में लिखेगी। और जो लौकिक संस्कृत है यानी जो जन सामान्य या पढ़े लिखे या उच्च कोटि के ब्राह्मणों की जो भाषा थी वो क्या है, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है इसको हमने फिर यहाँ पे नहीं पढ़ना। इसके बाद जो लौकिक संस्कृत है
इसी का क्रम आगे बढ़ता है। तो लौकिक संस्कृत के बाद हम पढ़ेंगे भाषा का विकास क्रम किस तरीके से है। ये हमने पढ़ लिया है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और उसके भेद। अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन आर्य भाषा। दूसरा जो भाग है वो है मध्यकालीन आर्य भाषा। पहले हमने पढ़ा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, अब है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन में हमने पढ़ा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब इसमें हम पढ़ेंगे, इसके भी 3 भाग हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली की जो समय सीमा है वो 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक, प्राकृत की है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश की है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसके ये सन, यहाँ से आपको सन याद रखना बहुत ज़रूरी है, इनको अच्छे से याद कर लेना। अब हम थोड़ा बहुत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इनके बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम पाली। मध्यकालीन आर्य भाषा का जो पहला भाग है, पहला भेद है वो है पाली। पाली की जो समय सीमा है वो है 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है और भगवान बुद्ध के सभी उपदेश इसी भाषा में हैं। पाली को प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। प्रथम देश भाषा इसलिए कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जो वहाँ के जो देसी लोग थे या वहाँ के जो लोग थे उन्हीं की भाषा में अपने उपदेश दिए ताकि जन सामान्य तक उनके जो उपदेश है वो पहुँच सके, क्योंकि सभी लोग संस्कृत को जानने वाले तो थे नहीं। तो उन्हीं की भाषा में जब वो उपदेश उन्होंने दिए हैं तो उनको क्या कहा गया, उसको क्या कहा गया, देश भाषा भी कहा गया। तो पाली को प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। इसी भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों की भी रचना हुई है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राकृत। मध्यकालीन आर्य भाषा का जो दूसरा भाग है वो है प्राकृत। पहला था पाली, दूसरा है प्राकृत। इसकी जो समय सीमा है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है और पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। महावीर स्वामी के सभी उपदेश इसी भाषा में हैं। पाली में बुद्ध जी के उपदेश थे और प्राकृत में महावीर स्वामी के सभी उपदेश हैं। और हेमचंद ने प्राकृत व्याकरण की रचना भी की है। हेमचंद ने प्राकृत व्याकरण की रचना की है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसके बाद है इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है या फिर प्राकृत व्याकरण की रचना किसने की है। तो अभी हमने पढ़ा प्राकृत यानी मध्यकालीन आर्य भाषा का दूसरा भेद। अब हम पढ़ेंगे तीसरा अपभ्रंश। मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो समय सीमा है वो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। जो अपभ्रंश है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। भाषा हमेशा सरलता की ओर चलती है। तो पाली और प्राकृत में भाषा थोड़ा कठिन थी, यहाँ उसका सरल बनाने के उसमें भाषा क्या होगी, बिगड़ गई है, भाषा का रूप विकृत हो गया है। तो अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। हेमचंद व बागभट्ट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दंडी ने आविरादि या आविरीदि कहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन के सीरीज मिलने शुरू हो गए हैं, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखिए और अच्छे से याद कीजिए। अब हम पढ़ेंगे अपभ्रंश तक हमने मध्यकालीन आर्य भाषा के तीनों भेद हमने पढ़ लिए हैं। अब है आधुनिक आर्य भाषा। लेकिन मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा इसके बीच में भी कुछ है, वो क्या है, अवहट। अपभ्रंश का विकृत रूप और आधुनिक आर्य भाषा का पहले का रूप, उसको क्या कहते हैं, अवहट। इसी भाषा को संक्रमणकालीन भाषा या संक्रांतिकालीन भाषा भी कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा लिख लेते हैं। अगर इसमें भेद की बात आए तो मध्यकालीन आर्य भाषा के 3 ही भेद हैं, लेकिन इसके बीच के जो समय है हिंदी साहित्य का या हिंदी भाषा का, उसको क्या कहते हैं, तो उसके बारे में हम लिखेंगे। तो देखते हैं, ये है अवहट। अवहट अपभ्रंश का विकृत रूप है। अवहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका जो कालखंड है वो 900 से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो अवहट भाषा है उसकी समय सीमा क्या है, तो इसकी जो समय सीमा है वो है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी, यानी अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच का जो समय है वहाँ पर क्या है, अवहट भाषा है।
अब हम अपना अगला पढ़ेंगे क्या, अगला चैप्टर पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। दोस्तों, भारतीय भाषा और उसके विकास क्रम में हम तीन जो आर्य भाषाएं हैं वो हम पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा हमने पढ़ा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा अब हम पढ़ रहे हैं आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा के भी 3 भाग हैं, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। हमने अब तक पढ़ा है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं यहाँ पर उत्तराखंड में LT और लेक्चरर के जो हिंदी के पद आते हैं उसकी संपूर्ण तैयारी कराने की पूरी कोशिश करूँगी। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। तो ये सबसे पहला चैप्टर है, इसी के आधार पर हम इसके मूल को समझ पाएंगे कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो शुरू कहाँ से होती है। तो हिंदी भाषा और उसका विकास ऐसे आप हेडिंग डाल दीजिए। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसा एक अनुमान है। तो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और इन भाषाओं को अलग अलग परिवारों में बांटा गया है। जैसे इनके व्याकरणिक तौर के आधार पर या जो इनकी भौगोलिक परिस्थिति होगी उनके आधार पर इसको अलग अलग भागों में या 12 भागों में इनको बांटा गया है और इसमें से 4 भाषा परिवार भारत में हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और इन भाषाओं को अलग अलग परिवारों में बांटा गया है। भाषाओं को भौगोलिक परिस्थिति, ध्वनि, व्याकरणिक विकास के आधार पर विभाजित किया गया है। विश्व में लगभग 12 भाषा परिवार हैं। दोस्तों, जो भारोपीय भाषा परिवार है या जो हम अभी तक पढ़ रहे थे हिंदी भाषा का परिवार, तो इसमें से जो 4 भाषा परिवार भारत में हैं या भारत में भी बोले जाते हैं और देशों में भी बोले जाते होंगे और भारत में भी बोले जाते हैं, तो भारोपीय भाषा परिवार एक, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, आस्ट्रिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है वो है भारोपीय भाषा परिवार। ये तीनों हमारे सिलेबस में नहीं आते हैं। UGC नेट में द्रविड़ के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है या इनका परसेंटेज थोड़ा बहुत पूछ लिया जाएगा। वैसे जो हम आगे पढ़ेंगे वो है भारोपीय भाषा परिवार। दोस्तों, तो यहाँ से आगे अब हम पढ़ेंगे कि हमारी जो भाषा है वो हिंदी तक कैसे पहुँचे। हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो इसमें क्या है, पहले हमने पढ़ लिया है भारोपीय भाषा परिवार। अब भारोपीय भाषा परिवार की ही एक और शाखा है भारतीय आर्य भाषा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है भारोपीय भाषा परिवार, जो हमने उसके 4 भाग पढ़े थे उसमें से पहला है भारोपीय भाषा परिवार। इसी को हमने पढ़ना है, बाकी तीनों को नहीं पढ़ना है। तो जो भारोपीय भाषा परिवार है यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है। यह भारत और यूरोप की भाषाओं का मिश्रण है। इसी परिवार की एक शाखा है भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा, जैसे कि हम जानते हैं भारतीय आर्य भाषा को संस्कृत भी कहते हैं और हमें पता है हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत है। तो यानी इसी तरीके से क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते हमारी भाषा हिंदी तक पहुंची है। लेकिन इसका जो विकास क्रम क्या है, किस तरीके से इसका जो विकास हुआ है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे मन में एक भूमिका बनी रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अपनी भाषा के मूल को समझ सकें ताकि आगे के चैप्टर भी हमें आसानी से समझ आ सकें। आप इसको नोट्स बनाते रहिए ताकि आगे जब आप पढ़ें तो आपको पढ़ने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। भारतीय आर्य भाषा यानी जो अभी हम पढ़ रहे थे भारोपीय भाषा परिवार की एक शाखा भारतीय आर्य भाषा। इसी के 3 भाग हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। ये इसके उपविभाग हैं। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसकी जो समय सीमा है वो है 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा जो है उसकी समय सीमा है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है 1000 ईस्वी से अब तक। तो जो हम अपना हिंदी साहित्य पढ़ते हैं आदिकाल जहाँ से हम पढ़ते हैं वो कहाँ से होता है, आधुनिक आर्य भाषा से। तो पहले हम थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ा इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसके भेद, मध्यकालीन आर्य भाषा, इसके भेद और आधुनिक आर्य भाषा,
इसके भेद। तो पहले हम देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। जो पहला इसका उपविभाग था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसके भी 2 भाग हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की जो समय सीमा है वो है 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व, और जो लौकिक संस्कृत है इसकी समय सीमा है 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। वैदिक संस्कृत में क्या था, इसमें वेद लिखे गए, संहिताएं लिखी गई। संहिताएं किसे कहते हैं, जैसे रामायण महाभारत, तो ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए। और जो लौकिक संस्कृत है, यानी जो जन सामान्य या पढ़े लिखे या उच्च कोटि के ब्राह्मणों की जो भाषा थी वो क्या है, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है इसको हमने फिर यहाँ पे नहीं पढ़ना। इसके बाद जो लौकिक संस्कृत है इसी का क्रम आगे बढ़ता है। तो लौकिक संस्कृत के बाद हम पढ़ेंगे भाषा का विकास क्रम किस तरीके से है। ये हमने पढ़ लिया है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और उसके भेद। अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन आर्य भाषा। दूसरा जो भाग है वो है मध्यकालीन आर्य भाषा। पहले हमने पढ़ा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, अब है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन में हमने पढ़ा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब इसमें हम पढ़ेंगे, इसके भी 3 भाग हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली की जो समय सीमा है वो 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक, प्राकृत की है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश की है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसके ये सन, यहाँ से आपको सन याद कर रखना बहुत ज़रूरी है, इनको अच्छे से याद कर लेना। अब हम थोड़ा बहुत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इनके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम पाली। मध्यकालीन आर्य भाषा का जो पहला भाग है, पहला भेद है वो है पाली। पाली की जो समय सीमा है वो है 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है और भगवान बुद्ध के सभी उपदेश इसी भाषा में हैं। पाली को प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। प्रथम देश भाषा इसलिए कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जो वहाँ के जो देसी लोग थे या वहाँ के जो लोग थे उन्हीं की भाषा में अपने उपदेश दिए, ताकि जन सामान्य तक उनके जो उपदेश है वो पहुँच सके, क्योंकि सभी लोग संस्कृत को जानने वाले तो थे नहीं। तो उन्हीं की भाषा में जब वो उपदेश उन्होंने दिए हैं तो उनको क्या कहा गया, उसको क्या कहा गया, देश भाषा भी कहा गया। तो पाली को प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। इसी भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों की भी रचना हुई है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राकृत। मध्यकालीन आर्य भाषा का जो दूसरा भाग है वो है प्राकृत। पहला था पाली, दूसरा है प्राकृत। इसकी जो समय सीमा है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है और पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। महावीर स्वामी के सभी उपदेश इसी भाषा में हैं। पाली में बुद्ध जी के उपदेश थे और प्राकृत में महावीर स्वामी के सभी उपदेश हैं। और हेमचंद ने प्राकृत व्याकरण की रचना भी की है। हेमचंद ने प्राकृत व्याकरण की रचना की है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसके बाद है, इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है या फिर प्राकृत व्याकरण की रचना किसने की है। तो अभी हमने पढ़ा प्राकृत यानी मध्यकालीन आर्य भाषा का दूसरा भेद। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, अपभ्रंश। मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो समय सीमा है वो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। जो अपभ्रंश है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। भाषा हमेशा सरलता की ओर चलती है। तो पाली और प्राकृत में भाषा थोड़ा कठिन थी, यहाँ उसका सरल बनाने के उसमें भाषा क्या होगी, बिगड़ गई है, भाषा का रूप विकृत हो गया है। तो अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। हेमचंद व बागभट्ट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दंडी ने आविरादि या आविरीदि कहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन के सीरीज मिलने शुरू हो गए हैं, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखिए और अच्छे से याद कीजिए। अब हम पढ़ेंगे अपभ्रंश तक हमने मध्यकालीन आर्य भाषा के तीनों भेद हमने पढ़ लिए हैं। अब है आधुनिक आर्य भाषा। लेकिन मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा इसके बीच में भी कुछ है, वो क्या है, अवहट। अपभ्रंश का विकृत रूप और आधुनिक आर्य भाषा का पहले का रूप, उसको क्या कहते हैं, अवहट। इसी भाषा को संक्रमणकालीन भाषा या संक्रांतिकालीन भाषा भी कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा लिख लेते हैं।
अगर इसमें भेद की बात आए तो मध्यकालीन आर्य भाषा के 3 ही भेद हैं, लेकिन इसके बीच के जो समय है हिंदी साहित्य का या हिंदी भाषा का, उसको क्या कहते हैं, तो उसके बारे में हम लिखेंगे। तो देखते हैं, ये है अवहट। अवहट अपभ्रंश का विकृत रूप है। अवहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका जो कालखंड है वो 900 से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो अवहट भाषा है उसकी समय सीमा क्या है, तो इसकी जो समय सीमा है वो है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी, यानी अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच का जो समय है वहाँ पर क्या है, अवहट भाषा है। अब हम अपना अगला पढ़ेंगे क्या, अगला चैप्टर पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो दोस्तों हमने देखा कि पहले हमने पढ़ा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर हमने पढ़ा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और अब हमने पढ़ा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा में हमने प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषा हमने 2 भेद पढ़े, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में हमने पढ़ा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हमने पढ़ा प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। इस तरीके से हमें पता चलता है कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और अवहट से कैसे हम हिंदी तक पहुँचे। तो ये हमारा मूल था हिंदी को समझने का, कि हमारी हिंदी का जो विकास है वो किस तरीके से हुआ। अब 1000 ईस्वी से अब तक हम पढ़ रहे हैं आधुनिक आर्य भाषा। यहीं पर 1000 ईस्वी से ही हमारा जो आदिकाल जो हम पढ़ते हैं अब आगे साहित्य में, वो यहीं से शुरू होता है। इसके बाद जो हमारा जो चैप्टर शुरू होगा वो होगा हिंदी साहित्य की लेखन की परंपरा। तो किस तरीके से किन पद्धतियों का प्रयोग करके इन्होंने इतिहास लेखन का कार्य शुरू किया, वो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।